दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करेंगे। बहुत ही फेमस पोएट हैं, इनके बारे में काफ़ी सारी पोएम्स भी हमें सिलेबस में देखने के लिए मिलेंगी, पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो बिना किसी देर के आई विल जंप राइट इनटू द वीडियो, द इन्फॉर्मेशन। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 कॉकरमाउथ में। इंग्लैंड में ही ये एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, बहुत टाइट निट इनका रिलेशनशिप था। थ्रू आउट द इनका पोएटिक करियर भी अपनी बहन से बहुत क्लोज थे। इनकी बहन का जन्म भी इनके 1 साल बाद ही हुआ था। इनके जो बचपन में ही घर वाले दोनों गुजर गए थे। इनकी जो मम्मी है उनकी डेथ हो गई थी 1778 में, और फिर 1783 में इनके पिताजी की भी डेथ हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही यंग थे, 13 साल के थे ऑलमोस्ट, जब इनके मम्मी और पापा दोनों इनके साथ में नहीं थे। तो ये एक सेल्फ टॉट सेल्फ ग्रोन मैन, जो उन्होंने अपना खुद का ध्यान रखा, अपनी बहन का भी ध्यान रखा, और ऐसे इन्होंने आगे अपनी पूरी पढ़ाई वगैरह सब खत्म की। इन्होंने जो है रोमांटिक लिटरेचर को बहुत ही बड़ा इनका योगदान है उसमें पूरा। इवन तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी बचपन से, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है पोएट्री में, लिटरेचर में ओवरऑल। स्पेशली रोमांटिक लिटरेचर में इनकी जो देन है उसको कोई कंपैरिजन नहीं है कहीं और। इन्होंने जो सबसे पहली अपनी बुक थी वो लिखी थी गोथ्स रेतर, जो कि पब्लिश हुई थी यूरोप में। उसके बाद 1774 में ये बुक पब्लिश हुई थी। उसके बाद जो है दूसरी बुक पब्लिश हुई वो थी रोसियस कन्फेशन। इसका भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था। 1781 में ये पब्लिश हुई थी। और उसके बाद में जो उन्होंने पब्लिश की थी अमेरिकन डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा अगर आपको इनके और भी सारी जो पब्लिश बुक्स है, पोएम्स है, उनकी लिस्ट चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है मेरे नोट्स की। उसमें आपको सारी लिस्ट जो इनकी बुक्स और पोएम्स की है वो आपको वहीं मिल जाएंगी। हम आगे बढ़ते हैं तो इनकी लाइफ के बारे में और जानते हैं। तो 1790 में जो है वर्ड्सवर्थ जो है फ्रांस की टूर के लिए चले गए थे, और फिर 1791 की शुरुआत में ही उन्हें वापस आना पड़ा विद इन 1 ईयर, क्योंकि जो पेरिस है वहाँ पे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था उन्होंने एक्चुअली विटनेस किया अपनी आंखों से। उन्होंने वो सब रिवॉल्यूशन में जो जो चीज़ें हो रही थी उन्होंने वो देखी हैं, और थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम की वजह से इनको वापस आना पड़ा। 1795 में जो है वर्ड्सवर्थ वापस आए और ये कॉलरिज से मिले, और कॉलरिज से मिलके उन्होंने फाइनली मिल के जो है लिरिकल बैलेड्स लिखी 1798 में, जो कि बहुत ही फेमस बुक थी, और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इनको हाथों हाथ लिया। इसी के साथ जो है उन्होंने फाउंडेशन शुरू की द प्रिल्यूड की। द प्रिल्यूड जो कि हमारे इग्नू के कोर्स में भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है एग्जाम वाइज भी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ओवरऑल भी, लेकिन बहुत ही लंबी पोएम है। तो इसकी शुरुआत भी अराउंड 1798 में ही हुई थी। फिर जो है इन्होंने अभी तक बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये फेमस पोएट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें बैकलैश नहीं हैंडल करने पड़े या इन्हें कुछ भी बुराइयाँ नहीं देखने मिली। 1807 में जो है इन्होंने अपनी पोएम्स को 2 वॉल्यूम में पब्लिश कराया था, जिसका कि रिव्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। क्रिटिक्स जो थे उन्होंने भी बहुत मजाक उड़ाया, और इनकी बुक्स को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया गया, जिससे कि ये काफ़ी इनको इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ कि जो इनकी बुक थी प्रिल्यूड, जिसको कि लेके वो बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक थे। उन्हें लग रहा था कि ये होता ना, एक हर किसी के जीवन में एक होता है कि ये मुझे करना है, ये मुझे अचीव करना है, या ये उनका सपना था। तो द प्रिल्यूड को लेके वो इतने ज़्यादा स्केप्टिक हो गए थे इन क्रिटिक्स के रिव्यूज़ की वजह से। उनकी जो दूसरी पोएम थी उसके जो रिव्यूज़ उन्हें मिले उसको लेके वो प्रिल्यूड को लेके इतना स्केप्टिक हो गए कि उनके जीते जी उन्होंने कभी वो बुक पब्लिश ही नहीं की। वो ज़िंदगी भर उसे लिखते रहे और एडिट करते रहे कि मैं इसे और अच्छा कर लूँगा और अच्छा कर लूँगा। और फिर फाइनली उनकी मौत के 3 महीने बाद उनकी वाइफ जो थी उन्होंने उनकी बुक पब्लिश करवाई। तो किसी के रिव्यू का कितना फ़र्क पड़ सकता है आप देखिए। आप देख सकते हैं कि वो इतने फेमस पोएट थे और उनको काफ़ी उनका नाम वाम भी था। उसके बाद भी उनकी जो असल में जो इतनी फेमस बुक थी, जो इतनी अच्छी बुक थी, वो कभी अपने जीते जी वो पब्लिश ही नहीं कर पाए। उसके बाद जो है 1843 में वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बन गए, और अभी तक जो है बाय 1843 वो बहुत ही वेल नोन पोएट हो गए थे। सब लोग उन्हें जानते थे। एक जो फिगर होता है ना, वैसा उनका एक वेल नोन जो इंसान होता है वैसे वो बन चुके थे। 1850 में इनकी डेथ हुई, और उसी वक्त जो है जैसे कि मैंने कहा था कि इनकी जो वाइफ है उन्होंने जो पोएम्स हैं उनकी पब्लिश कराई। अब ऐसा माना जाता है कि 1797 से 1807 के बीच में जो है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोएम्स, किताबें और सब कुछ जो है इस 10 साल के टाइम पीरियड में उन्होंने ये लिखा, जो कि इनका मोस्ट फ्रूटफुल 10 ईयर्स ऑफ हिज लॉन्ग पोएटिक करियर माना जाता है। अब हम अगर आगे बढ़ें तो इनकी जो थिंकिंग थी उसके बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा है कि जो वर्ड्सवर्थ है वो कभी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को में बिलीव नहीं करते थे। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो समय के हिसाब से चलता है। तो उन्हें ऐसा नहीं था कि जो चीज़ पहले हुए पहले, फिर जो बाद में हुए बाद में, और जो उसके बाद में हुए नहीं। उन्हें कभी भी ये ऑर्डर पसंद नहीं आता था। उनका वो इस चीज़ को करते थे कि पोएम को साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाए, जैसे कि पोएम्स ऑफ अफेक्शन, फैंसी, इमेजिनेशन, सेंटिमेंट्स और रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए जो है इसके इंस्टेंसेस हमें प्रिल्यूड में देखने मिलेंगे कि उन्होंने कहीं पे अपने बचपन की बात की है, फिर कहीं उनकी जवानी की बात की है, उसके बाद सडनली बहुत ज़्यादा जब वो छोटे थे उसकी बात की है।
तो उन्हें क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना उतना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी पोएम्स में तो नहीं किया ओवरऑल भी, लेकिन दूसरों को भी वो ये सजेशन देते थे कि जो आपका पोएट्री है वो अंदर से बाहर निकलना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने आप को इन टाइम्स में या चीज़ों में या रूल्स में बांधने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पोएम है उसको आप बस बाहर आने दो, आपके जो अंदर का जो लेखक है उससे बस आप बाहर आने दो। और उसको क्लासीफाई करने के लिए उन्होंने दूसरे जो बताए थे मेथड्स, जैसे कि इमेजिनेशन, सेंटिमेंट्स, रिफ्लेक्शन की बेसिस पे आप उन्हें क्लासीफाई करो बजाय कि टाइम के। अब वर्ड्सवर्थ जिस एज के पोएट थे उस वक्त, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, और पहले तो वो उसमें रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, लेकिन फाइनली जब आर्ग्यूमेंट्स और सामने आई, जो और चीज़ें सामने आई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास है उस रिवॉल्यूशन से भी उठ गया। तो सोचिए, आप किसी चीज़ पे बहुत भरोसा करते हैं और सडनली आपका वो भरोसा टूट जाए तो आप कैसे फील करेंगे। उसके अलावा साथ साथ ही वो आसपास सब जहाँ देख रहे थे सब जगह तो बहुत दुख दर्द फैले हुए हैं, और वो सारे जो दुख दर्द है वो इंसान ने ही बनाया, ऐसा नहीं कि नेचुरल खिलामिटी कोई आ गई जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, जो राजा है उसे पावर चाहिए, पावर के लिए लोग आपस में झगड़ रहे हैं, या दूसरे लाइक बस मुझे चाहिए, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, चाहे दूसरों को कुछ भी कष्ट हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, उन्हें उससे मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़ें वो अपने आसपास देखते थे, जो कि उन्हें लगता था कि दिस वर्ल्ड इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा अब अति हो रहा है। तो एज ए पोएट उन्हें लगता था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस दुनिया में वो कुछ शांति पीस लेके आएँ। उन्हें लगता था कि वो लोगों को सही रास्ता दिखाएं, और उन्हें लगता था कि पोएट्री से वो लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। ये उनका एक मॉरल कंसर्न था, इसीलिए जो है उन्होंने अपनी जो पोएट्री है उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट आपको ये चीज़ें देखने मिलेंगी कि इन इंस्टेंसेस को उन्होंने डाला है, या इन चीज़ों को वो सामने लेके आए। जैसे कि द प्रिलूड में भी जो है उन्होंने बार बार कहा है कि लोगों को नेचर में रहना चाहिए, नेचर के साथ जाना चाहिए, और कैसे जो मदर नेचर है वो आपके गार्जियन की तरह एक्ट करती है, आपको सही रास्ता दिखाती है। जब आप कुछ गलत करेंगे तो वो आपको डांटेगी भी और आपको सही रास्ता भी दिखाएगी। तो ये सारे इंस्टेंसेस आपको उनकी थ्रू आउट द पोएट्री उनको देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, तो कि ह्यूमैनिटी के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है उनकी पोएट्री में, दूसरी जो थीम है वो है कि नेचर कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। अगर आप नेचर को प्यार करते हैं तो वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, वो हमेशा आपको ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करेगी और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसे और बढ़ाएगी। और अगर कोई दुख, कोई परेशानी आपके जीवन में आने भी वाली होगी तो वो आपको स्ट्रेंथ देगी कि आप उनसे लड़ सके, भिड़ सके, या कम से कम वो आपको उतना अफेक्ट ना करें। ये सारे भी जो थीम्स है ह्यूमैनिटी के अलावा, ये आपको उनकी पोएम्स में देखने के लिए मिलेगा। उनका जो नेचर के लिए प्यार था वो आप कह सकते हैं कि बाउंडलेस था, कोई लिमिट नहीं थी उसकी, इतना वो नेचर को प्यार करते थे। वर्ड्सवर्थ ये भी मानते थे कि जब से उनका नेचर के साथ कांटेक्ट कम हुआ, जब वो सिटी में शिफ्ट हो गए, गांव शहरों से जो कि वो सिटी में शिफ्ट हो गए, तो उनकी जो पावर्स थी पोएट्री लिखने की भी, या इंसानियत में जो उनके भरोसा करने की जो पावर थी, वो भी सब हिल गई एक तरीके से, क्योंकि वो नेचर के साथ में नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो नेचर है ये एक पेनेशिया यानी जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। कोई ऐसी दवाई, क्योर ऑल जैसे आप कह लीजिए, कि कोई ऐसी दवाई जो हर चीज़ को, हर बीमारी को ठीक कर दे। ऑब्वियसली ऐसी कोई दवाई है नहीं, बट वो कहते थे कि नेचर जो है वो पेनेशिया है, वो आपके आसपास की हर बीमारी को ठीक कर सकता है। आप कुछ भी परेशानी है, आप बस नेचर में जाइए और वो आपकी मदद करेगी। जो मदर नेचर है वो आपको सही रास्ते पे लेके आ जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी। इनकी लाइफ के बारे में हमें स्मॉल में जो है जिस्ट उसकी समझ में आ गई, इनके क्या बिलीफ्स थे वो हमें समझ में आ गया है। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो द प्रिल्यूड जो इनकी पोएम थी उसके ऊपर बेस्ड है, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, प्लस हम पोएम भी डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे उस वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे की जो वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए भी मिले। आई होप आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा, वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, टॉपिक समझ में आ रहा है, ईजी लग रहा है पहले से थोड़ा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियोज़ बनाने का। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।